निखिल दाब गाड़ी दाब थोड़ी दाब होंडा में बिचौरी भाई यार अगर निकाल ले यार निखिल वे कहने लग रहे पीछे ने अन्नी यार वीडियो बन गई क्या? अरे बस काट दे भगा ले ओ भाई यार चल ले आजो जाओ आज हम मुजफ्फरनगर के अंदर है जहाँ पे एसपी सिंह बघेल जी आए हैं अहिल्याबाई मूर्ति के अनावरण के लिए। और ये रोड जो है आपको दिखाता हूँ मैं, जो कि अहिल्याबाई मार्ग के नाम से मेन बजेड़ी से निकलती हुई सीधा मुजफ्फरनगर हाईवे से लगती है। जनपद मुजफ्फरनगर के धर्मपरायण समाज सेवी और के गौरव किसी भी चीज को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं होता जितना प्राप्त वस्तु का सदुपयोग, व्यक्ति धन संपत्ति बुद्धि दौलत पर प्रतिष्ठा ये सब चीजें परिश्रम और पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लेते हैं। मेरी वीडियो के स्टार बहुत से लोग होते हैं कि अपने तन मन धन और समय को व्यर्थ की तरह कार्य में लग कर देते हैं। ऐसे लोगों में और आपको मुलाकात कराता हूँ उमेश धनकर जी से। वही लोग भाग्यशाली होते हैं जो अपने तन मन धन और समय का सदुपयोग अपनी बुद्धि वाणी और तन पर शिक्षा का सदुपयोग लोक कल्याण के मंदिरों के निर्माण में करते हैं। तो मैं इस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने तन मन धन और समय का सदुपयोग इस अध्यात्म के केंद्र के रूप निर्माण में किया। ये भक्ति का कार्य है। और ये अनावरण हुआ है अहिल्याबाई जी की मूर्ति का, जिसका उद्घाटन किया है। और आज आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी भी यहाँ पे आए। और भक्ति क्या है? परमात्मा के प्रति सर्वस्व समर्पण करती है। भक्ति मनुष्य के कल्याण का साधन है। भक्ति मनुष्य का कल्याण माना जाता है। भक्ति भव्यता को समझने की शक्ति मंदिरों में पूजा प्रार्थना से प्राप्त हो सकती है। ये भक्ति है। यहाँ पर जगत का भगवान शिव जी की सारे कर्मार्थ का आधार है। यहाँ ओम नमः शिवाय महामंत्र नए मंदिर बनवाए और काशी विश्वनाथ में भी पंडित जी को नॉलेज नहीं है। उसकी स्थापना भी कोई माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा है। उन्होंने कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए और रास्ते बनवाए, गरीबों के कल्याण के कार्य किए, भूखों के लिए अन्न चेटी चलाए, प्याऊ बनवाई और अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और इतिहास की रक्षा के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए और धर्म और अध्यात्म के प्रचार को कह दिया। अब कपिल देव जी ने भी सहयोग के लिए कहा है। मेरा लोकसभा क्षेत्र स्वामी जी ये नहीं है तो मैं सांसद निधि से तो कर नहीं पाने का, लेकिन जब इस कॉलेज के निर्माण की शुरुआत होगी मैं कहीं से व्यवस्था करवा के 25 लाख रुपए में अपनी तरफ से कोई व्यवस्था करवा के इस कॉलेज के लिए करूंगा। ये मेरी तरफ से है और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि रिश्तेदार को हम सबको सुनना है। रिश्तेदार बहुत बढ़िया भाषण सुनावे, मजा आ जाएगा ऐसा भाषण देते हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अभी बीच में मैं कार्यक्रम नजदीक जाएगा उसी के साथ स्वागत। एकदम की आंख पर आंसू उबाल के देखो और बनेंगे रंग किसी पे डाल कर देखो और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। ऐसी भावना के साथ आदरणीय राघव
आज हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली एनसीआर का अभिन्न अंग मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक नगरी केएस पाल वघेल धनगर समाज द्वारा ऐतिहासिक बनाया गया ये शिव परिवार का सिद्धपीठ महादेव प्राणगण में मां देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर हमारे बीच में जो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध पीठ शुक्रताल के आचार्य महाराज पूजनीय ओमदेव महाराज जी के सानिध्य में और जहां संत समागम का सानिध्य हो तो फिर वो काम सब शुभ, ये काम भी अच्छा। और महाराज जी ने आज जो शुरुआत की है निश्चित रूप से ये इस मुजफ्फरनगर के पाल वघेल धनगर समाज के लिए नई सौगात मिली है। और निश्चित रूप से जिस संकल्प के साथ ये कार्य शुरू किया है उसमें वजन दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ इस जिले के मंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री जिन्होंने महाराज जी के जो उन्होंने आशीर्वाद से आप लोगों ने जो संकल्प लिया है, सुरेश जी ने यहाँ एक तो महिला डिग्री कॉलेज का जो संकल्प लिया है उसमें सारे लोगों ने सहमति दी है। निश्चित रूप से आज ये ऐतिहासिक पल है और ये जो संकल्प लिया है निश्चित रूप से ये बहुत जल्द पूरा हो। तो मैं आज के इस सम्मेलन के मौके पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जो केवल उत्तर भारत नहीं समूचे हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो शख्सियत है कि आज हिंदुस्तान में इस पाल वघेल धनगर समाज में एक बार सांसद नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 5-5 बार सांसद और श्रेष्ठ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में इस पाल वघेल धनगर समाज के नहीं बल्कि पूरे दलित शोषित उपेक्षित पीड़ित समाज की आवाज बनकर जब संसद में ये अपनी आवाज को जब संसद में खड़े होकर के बोलते हैं तो ये पाल वघेल धनगर समाज का सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारा ये दहाड़ता हुआ शेर और जिसने एक पहली बार संसद में उत्तर भारत से बहुत तमाम दक्षिण भारत में कर्नाटक में उससे पहले हम लोगों का यहाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत का बहुत सामाजिक जुड़ाव नहीं है, लेकिन इस समूचे हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनमें एक ऐसी शख्सियत माननीय एसपी सिंह बघेल, मैं कहता हूं कि हवाओं से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफान से टकराए उसे चट्टान कहते हैं, जो चट्टान से टकराए उसे हैवान कहते हैं और जो हैवान से टकराए उसे माननीय नरेंद्र मोदी और एसपी सिंह बघेल कहते हैं। ऐसी शख्सियत। लेकिन मित्रों, मैं सम्मानित मंच, चूंकि माननीय मंत्री जी को जाना है, सीधे वो मंच पे आपको मुखातिब करने के लिए बढ़ने लगे थे। मैं ज्यादा समय ले लूंगा। आदरणीय केंद्रीय मंत्री साथी और जब एसपी सिंह बघेल जी के रिश्तेदार हैं तो हमें लगता है ये सब पाल वघेल धनगर समाज के रिश्तेदार हैं। हमारे सम्मानित केंद्र सरकार के मंत्री बालियान जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के मुखिया आदरणीय शुक्ला जी, हमारे सभासद जी जो उपाध्यक्ष हैं, मैं सभी का नाम लेना चाहता हूं। हमारे साथ जिन्होंने मुझे आने का, आप सब लोगों से मुखातिब होने का अवसर दिया, दर्शन सिंह और विनय पाल प्रमुख जी, हमारे भाई तरुण पाल जी और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे भाई हरेंद्र बघेल जी,
उपस्थित सम्मानित मंच को नमन करते हुए, और मैं तो कहता हूं कि आप जो सामने बैठे हैं, जमीन पर बैठे असली जमींदार होते हैं और मंच पर बैठे चौकीदार होते हैं। इन चौकीदारों की हैसियत आप जमीन वालों से है। और निश्चित रूप से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा इतिहास होलकरों का, और जो देवी जिनकी आज आप प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, इनका जो सुनहरा इतिहास मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। आप पूजनीय गुरु जी ने, आदरणीय महाराज जी ने विस्तृत प्रकाश डाला है, उनके जीवन संक्षिप्त जीवन परिचय आपको दिया है कि कितना गौरवान्वित हमारी समाज को देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया है। हम लोग शासक बन को इस हुकूमत मालवा से लेकर के हमारी संतुलन और कई वर्षों तक हम लोग जो मालेरा होलकर से, मल्लारा होलकर से लेकर के खंडेरा होलकर और देवी अहिल्याबाई होलकर, लगभग हम जो हमारा 1 शताब्दी तक, 100 वर्षों तक मालवा में इस हुकूमत रही है होलकर वंश की, आज ऐसी स्थिति है। हमें लगता है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतनी देवी अहिल्याबाई होलकर ने, जिसने कितना बड़ा काम करके दिखाया, और वो काम की तारीफ कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ हो, यहां से शुरू करते हैं तो रामेश्वरम तक, जो भी बैजनाथ धाम, पशुपतिनाथ, सारे धामों पर उन्होंने जो जीर्णोद्धार का काम कराया। काशी विश्वनाथ पीठ पर तो आपने देखा होगा, जब सीना फूट करके चौड़ा हो जाता है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ में जाते हैं और वहां कहते हैं कि देवी अहिल्या न होती तो काशी का यह स्वरूप न होता। और जब काशी विश्वनाथ पीठ के कॉरिडोर में इस देश के प्रधानमंत्री, में बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि आज तक इतने प्रधानमंत्री हुए, इस अतीत को, इस गौरव को, इस इतिहास को किसी प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होलकर को इतनी बारीकी से नहीं समझा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में जैसे ही घुसेंगे, काशी विश्वनाथ का परिक्रमा के लिए मार्ग में जाएंगे तो वहां देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के दर्शन सबसे पहले करने को वहां मिलते हैं। तो ये काम, ये इस तरह का सम्मान बढ़ाने का काम जो किया है, और निश्चित रूप से हमें गर्व है कि इस कौम में हम पैदा हुए हैं, इसलिए कुछ क्षमा चाहूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को, लेकिन मेरा मुजफ्फरनगर से बहुत पुराना नाता है। मैं कई वर्षों से यहाँ, भाई हमारे सभी परिवार के लोग बैठे हैं, लेकिन परिवार के लोगों में अपनी बात तो कह देना चाहिए। बताते हैं लोग कि मुजफ्फरनगर सदर में हम 40,000 हैं, खतौली में भी हम 40,000 की संख्या है। हम तमाम पूरे मुजफ्फरनगर और शामली को जोड़ लेते हैं तो 2.5 लाख से ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन मित्रों, आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम, यहाँ संख्या वो हजारों में गिनाते हो, और इतना बड़ा आपकी देवी पूजनीय देवी का कार्यक्रम है। आज मुजफ्फरनगर, मैं तो समझता एक विधानसभा के पूरे लोगों को बुला लेते हैं और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी। एक विधानसभा से अगर यही कार्यक्रम आप 20-25 हजार का 30,000 लोग होते, 8वीं विधानसभा के लोग आ जाते। आप जब राजनीतिक भागीदारी की बात होती है तो कहते हैं साहब मुजफ्फरनगर से, हमेशा मुजफ्फरनगर से हमारा इतना है, खतौली में भी हमें मिलना चाहिए। 2-2, 3-3 नगर पालिका, नगर पंचायतों भी अपनी भागीदारी को ठोकते हो, लेकिन कभी राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए कम से कम ये संख्या किताबों में उसमें गिनाते हो संख्या, कभी कभी इस संख्या को जिस दिन आपने सड़क पे दिखा दिया, जिस दिन आपने सामने दिखा दिया, तो ये राजनीतिक दल आपको मांगने की और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बुला करके कहेंगे कि ये संख्या दिखाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं कहता हूं कि आप सब लोग, मैं हमेशा कहता हूं कि तराजू का है पासन निकल जाएगा, तराजू का है पासन निकल जाएगा, तोड़ने वाले का ढंग बदल जाएगा।
है मेरे पाल बघेल धनगर समाज के लोगों, कमर कस करके देखो, सारी समाज का रंग बदल जाएगा। इसी के साथ में चूंकि माननीय मंत्री जी को जाना है, मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए एक कार्यक्रम आपने मां अहिल्याबाई होलकर का जो आपने यहाँ मूर्ति का अनावरण कराया है, क्योंकि वो ऐसी देवी है, लक्ष्मीबाई, बहुत सारी वीरांगना लक्ष्मीबाई सब वीरांगना देवी हुई है, लेकिन एकमात्र देवी है जिसके आगे सबसे लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, और किसी के आगे लोक कल्याण के काम करने वाली, न्याय दिलाने वाली देवी अगर कोई हुई है हिंदुस्तान में तो उसका नाम देवी अहिल्याबाई होलकर है। इसलिए आपने ये पुनीत काम यहाँ करा करके और जो संकल्प लिया, मैं सभी आयोजन कमेटी के साथियों को, आदरणीय सुरेश पाल जी से लेकर दिनेश पाल जी, सुरेंद्र पाल जी, वीर सिंह जी से लेकर के चंद्रपाल जी, सुजान सिंह जी, सभी को, और भाई हरेंद्र पाल जी, पूरे और मातृ शक्ति जो यहाँ उपस्थित है उनको प्रणाम करता हूँ। सभी स्वजाति बंधुओं को, इस कार्यक्रम के सभी कमेटी को मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय पाल बघेल धनगर समाज। खैरात ने मांगी, सूरज से उजाले की खैरात ने मांगी, हम जुगनू ही सही अपने जुनून पर एतबार रखा। आदरणीय बघेल साहब हम सबका मार्गदर्शन करके एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति स्थापना एवं अनावरण मंदिर में विराजमान शिव परिवार, राम परिवार और माता की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पधारे। इस क्षेत्र में जिनकी बहुत ही सम्मान है, परम आदरणीय ओमानंद जी महाराज जी, मंत्रिपरिषद में मेरे मित्र, बार बार रिश्तेदारी बतानी नहीं है, उन्होंने स्वीकार कर ली है, और ये प्रधानमंत्री जी के सामने भी स्वीकार की उन्होंने। हमारे केंद्र के मंत्री संजीव बालियान जी, मेरे मित्र कपिल देव अग्रवाल जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई विजय शुक्ला, झांसी से 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे राकेश पाल जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख अमित जी, पूर्व विधायक मशीला जी, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मेरे नामा राशि श्री सत्यपाल सिंह पाल जी, श्री विजय पाल जी, तरुण पाल, रामनिवास जी, विनय प्रमुख जी, लोकदल का भी नाम कुछ लेना जरूरी है, श्री रामनिवास पाल जी, भाई दर्शन पाल जी, संजय पाल, मनीष सिंह बघेल जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, सुरेश पाल, और मेरे बड़े भाई श्री वीरेंद्र सिंह पाल जी, देवियों सज्जनों, माताओं बहनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं सुरेश जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर की यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की, और हम सब साक्षी हैं कि हमें उसका अनावरण करने का अपने अवसर प्रदान किया। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और नए भी बनाए। पुरखे ऐसे हों, मल्हारराव होलकर जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, पुरखे ऐसे हों जिन्होंने 67 युद्ध जो है पानीपत तीसरे को छोड़ करके, उसमें भी मैं बताऊंगा कि अगर उसमें भी बघेलों और जाटों की अनुसार नीति बनती तो हम पानीपत तीसरा भी जीतते। सूरजमल ने साथ दे दिया। मराठों की गलती से हारे थे, हम लोग अपनी गलती से नहीं हारे थे। पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने उस जमाने में ओंकारेश्वर, कृष्णेश्वर उनका जीर्णोद्धार कराने का काम किया है। आखिर जब 1725 में अहिल्या जी पैदा हुई थी तो ये उसके पहले भी ग्वालियर में सिंधिया थे, बड़ौदा में गायकवाड़ थे, भोसले पूना में थे, नागपुर में भोसले और पेशवाज पूना में थे। ये मुझे लगता है कि बराबर का क्षेत्र के ये लोग हिंदुस्तान के 5 प्रमुख थे। कुएं में जो है ज्योतिर्लिंग है वो इंदौर से चली, और अपनी देख रेख में जब उस कुएं में से देखा गया तो वहाँ ज्योतिर्लिंग निकला था, वही स्थापित है। और उस जमाने में एक मन चाहती थी करके उसका जीर्णोद्धार कराने का काम किया था। तो मैंने जैसे कहा कि ये हम एक
कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं और हमें करनी भी चाहिए। इसलिए ये टूटे हुए कहां से मिले थे? 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने हरा दिया तो तोड़े गए होंगे। फिर उसके बाद उसके गुलाम ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़े होंगे। फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने तोड़े, फिर रजिया ने तोड़े, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिर सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, बाबर ने तो वो वाला तोड़ा तो जाकर के अब ठीक हुआ है। फिर बाबर ने, हुमायूं ने, उसके समकालीन शेरशाह सूरी ने, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और कई बार शर्म आती है आगरा के एमपी होने के नाते कि इसी आगरा से सर्वाधिक मुगलों ने भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, मंदिर, देवालय, इनको सर्वाधिक औरंगजेब ने तोड़ने का काम किया था। वो दिल्ली और आगरा के बीच में वो राजधानियां हुआ करती थी। तो ये सबको टूटे हुए मिले थे, लेकिन अहिल्या जी ने उनका जीर्णोद्धार कराने का काम किया था। तो आज अच्छा लगता है जो समाज के लिए करता है तो उनको हम ये 298 सुना तो 298 मुझे अपने बाबा के बाबा का नाम याद नहीं बताया, नहीं पता ईमानदारी से। अच्छा जो लोग हंसे उन्हें पता हो तो साल में करते क्या उनके लिए ये और बता दो। ये पंडित जी लोग ना डराएं, राहु केतु का नाम से तो श्राद्धों में उनको कनातों में वो भी ना मिले। तो बाबा के बाबा का आपको भी नाम नहीं पता होगा तो साल में एक माला भी उनको नहीं मिलती होगी। जिन्होंने जमीन आपके पिताजी को दी, आपके बाबा को दो, जिन्होंने पूरी जमीन दी उनका नाम हम नहीं जानते, और जिन्होंने समाज को जमीन दी, समाज को पैसा दिया, इसलिए समाज को 298 याद है। लेकिन हमें अपने बाबा के मुझे तो नाम भी नहीं पता है, लेकिन और अगर पता भी है तो मुझे नहीं लगता कि साल में उनके फोटो पे एक माला भी कभी। और ये कनातों वाला ये तो मैं जानता हूं, ये अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए खिलाया जाता है कि हमें ये पुत्र दोष ना लगे, हमें ना परेशान करने पड़ते। खैर वैसे मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। तो समाज के लिए जब कोई करता है तो समाज देर अबेर कृतज्ञता ज्ञापित करता है। स्थान बहुत अच्छा है, रमणीक स्थान है। ये धार्मिक कार्यों के साथ साथ अगर मैं इस गांव में पैदा हुआ होता तो मैं इसका पूरा उपयोग शंकर जी पर जल चढ़ाने के अलावा अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ पर किया करता, क्योंकि इतना रमणीक स्थल है, ये एजुकेशन का भी सेंटर बन सकता है। एक तरफ पहली बार है जहां से धनगर आरक्षण की बात नहीं चली है, लेकिन मुजफ्फरनगर से मूवमेंट बहुत चला है। एक तरफ हम धनगर आरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं हिंदुस्तान के 5वें हिस्से पर राज हमने किया है। मल्हार राव होलकर ने, माले राव होलकर ने, खांडे राव होलकर ने, तुकोजी राव होलकर ने, शिवाजी राव होलकर ने, यशवंत राव होलकर प्रथम ने, यशवंत राव बेटी ने, यशवंतनाथ त्रिखी ने। दूसरी तरफ हम आरक्षण की भी बात करते हैं। मैं दोनों बातों की गति करता हूँ, और वो इसलिए करता हूँ कि ये सब रहे हैं, लेकिन आज एक गलतफहमी दूर कर दूंगा। इस देश में जितने भी राजा पैदा हुए हैं 99.9% वो रानी की पेट से पैदा हुआ है। इस हिंदुस्तान में केवल एक ही राजा है जो तलवार से पैदा हुआ है। तो गलतफहमी मत रहना कि आपके यहाँ हजारों राज महाराज जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, चित्तौड़ हो, मेवाड़ हो, बिजावर हो, छतरपुर हो या हमारे बहा हो, ये जितने भी राजा ये सब रानियों के पेट से पैदा होने वाला ज्येष्ठ पुत्र हमेशा राजा बनता था। तो बताइए ना फिर बताओ मल्हार राव होलकर के पिताजी कौन थे? क्या वो राजा थे? फिर ये राजवंश कहां से आया? एक घटना ने हमको राजा बनाने का काम किया है। एक बच्चा भेड़ें चला रहा था, जो तुम्हारे जिले में बहुत चलाई जाती है। अचानक एक सेनापति अपनी टुकड़ी से गुजर रहा था। आज की भाषा में बच्चा राष्ट्रवादी था। बच्चे ने एक पत्थर उठाया, सेनापति को मारा, सेनापति का सिर फूटा, बच्चे को पकड़ के लाया गया। बोले माफी मांगो, तुमने ये पत्थर क्यों मारा? तो बच्चे ने कहा हमने तुम्हें मिलिट्स समझते, जो मैंने कर्नल टॉड को पढ़ाया, शायद मुस्लिम को कहा जाता होगा, हमने आपको मुगल समझ के मारा। उसने कहा मैं तो मुगल नहीं हूं, मैं तो पेशवा हूं, माफी मांग। बच्चे ने कहा पत्थर मारा तो मारा, अब माफी तो नहीं मांगूंगा। ऐसा जवाब या तो सिर कटवा देता है या सिर पर ताज पहनवा देता है। बच्चे ने रिस्क ली, मैं मना कर दिया माफी। तो मैं हमेशा कहता हूं
कि नो रिस्क नो गेन और हाई रिस्क हाई गेन। इसलिए मुझे रिस्क लेने का शौक मल्हार राव होलकर से मैंने सीखा, वरना मैं करहल चुनाव नहीं लड़ता, वरना मैं 2009 में अखिलेश से नहीं लड़ता, वरना 2009 के उपचुनाव में डिम्पल से नहीं लड़ता। फिर जब सारे लोग 75 लोग जीते थे, मैं फिरोजाबाद लड़के अच्छे से नहीं हारता, मैं भी कोई सी सीट पे लड़ लेता। इसके बाद फिर करहल नहीं लड़ता, तो सेफई वालों से 4-4 बार कुर्सी लड़ने का काम उत्तर प्रदेश के किसी राजनीतिक ने किया है, तो हमने करने का वो काम किया। वो हार जीत एक अलग बात होती है। कातिल बहुत जलील हुआ, मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। करहल की धूम यहाँ तक निश्चित तौर से उसकी धमक यहाँ तक भी आई होगी, और टेलीविजन की 90% कवरेज में करहल ही रहा करती थी। मैं आत्मप्रशंसा के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ। तो उस बच्चे से राजा ने कहा फौज में भर्ती होगा, यहाँ से रिस्क शुरू होती है। बच्चे ने भेड़ों को गांव की तरफ भाग दिया, और आज के समय में तो आप तनख्वाह पूछते सबसे पहले, पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तनख्वाह होगी, ग्रेजुएटी होगी या नहीं होगी, ब्लड प्रूफ जैकेट होगी, ब्लड में करूँ। बच्चे ने रिस्क ली, तो मैं कहता हूँ नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। बच्चा फौज में भर्ती हो गया, लेकिन आसिन के युद्ध के जीत का कारण वो 16 साल का बच्चा होता है, नाम बाद में बताऊंगा। तो पेशवा ने उसको 50 घोड़े की मनसबदारी इसी युद्ध में दे दी। फिर अगला युद्ध हुआ, जीतते थे। आपने बाजीराव पेशवा को देखा होगा, वो एक प्रेम प्रसंग की कहानी थी कि बाजीराव को हाईलाइट किया गया था, लेकिन वो वही बच्चा है जो बाद में बड़ा होता है। लेकिन उन पर भी 200 फिल्में बनती। जब बाजीराव पेशवा पर युद्ध की फिल्में बनती हैं तो उसका 40% मल्हार राव होलकर को दिखाया जाता है, लेकिन उनको बाजीराव मस्तानी की स्वाभाविक बात थी, वो एक प्रेम प्रसंग की कहानी थी। फिर युद्ध होता है, 50 घोड़े, 100 घोड़े, 150 घोड़े की मनसबदारी, 200 की मनसबदारी, और अंत में 500 घोड़े की मनसबदारी, जो उस जमाने में सबसे बड़ी। तो सूबेदार का मतलब ये सूबेदार नहीं होता जो 2 स्टार लगाते हैं, ये सूबेदार का मतलब जनरल वीके सिंह होते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो फिर जब पेशवा मर गया, छोटे पेशवा से उनकी पटी नहीं, तो उन्होंने जो है ओंकारेश्वर महेश्वर में अपना राज्य स्थापित किया, और चूंकि होल गांव के थे इसलिए होलकर लिखने का काम, जैसे बैंक शक्कर गवास्कर आदि वहां पर लिखते हैं, ऐसे वो होलकर हुए। तो वो पत्थर मारने वाला बच्चा बाद में बड़ा होकर के सूबेदार मल्हार राव होलकर के रूप में विख्यात हुआ और अपने राज्य की स्थापना की। अब मुझे बताओ कि पूरे हिंदुस्तान में दूसरा राज्य कौन सा है? ना उसके पहले था ना उसके बाद में है। तो केवल ये गर्व कर लो कि संयोग है मल्हार राव होलकर हमारी बिरादरी में पैदा हुए, यह संयोग है कि हम उनकी बिरादरी में पैदा हुए। लेकिन दूसरा बताओ, कल यूपीएससी के रिजल्ट आया है, अब मल्हार राव का हिसाब बताओ, कितने मल्हार राव सेलेक्ट हुए हैं, कितने खांडे राव, कितने शिवाजी राव। कुछ तो शर्म आई होगी, कल की फेसबुक भरी पड़ी है अपनी अपनी बिरादरी के सिलेक्ट होने वाले यूपीएससी के लड़कों की फोटो से। कोई नहीं बचा, प्रजापति दी, उसमें नाई दी, उसमें कढ़ेरा दी, उसमें छठेरा दी, उसमें दर्जी भी आया, लेकिन चश्मा लगा के इस 1,20,000 का दावा करने वाले आप लोग जरा चश्मा लगा के देखो कि उसमें आईएएस में कितने बच्चे आए हैं। देखो जरा, यहाँ तो गलती हो जाती है, कई बार नेता टिकट नहीं दे पाते हैं, लेकिन यूपीएससी तो फ्री एंड फेयर है। जब उसका रिजल्ट आता है तो हम वीडियो के लिए भी तरसते हैं। तो महाराज जी की बात को आज मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसमें कुछ संशोधन भी करना चाहूंगा। तो कहने का मतलब है कि ये फिर मल्हार राव जब राजा हुए तो स्वाभाविक बात है उनका बेटा माले राव तो हो गई, फिर खांडे राव तो राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजा का बेटा होता गया। लेकिन 67 युद्ध मल्हार राव होलकर घोड़े बदल देता था, खुद नहीं बदलते थे। वो जो इतिहासकारों ने कहा है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है भारत का, लेकिन भारत का असली नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन एक युद्ध हारा था, वाटरलू केवल। और मल्हार राव होलकर भी एक युद्ध डायरेक्ट करते नहीं आ रहे, ये मराठों के तरफ से पानीपत तीसरा 1761 में पानीपत तीसरा हुआ। तब तक मल्हार राव होलकर और भरतपुर के महाराज सूरजमल लगभग उत्तर भारतपुर दोनों में। तो इन्होंने जब वो बाजीराव पेशवा द्वितीय आया, उससे नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी इसको रोकना था, अहमद शाह अब्दाली को रोकना था, क्योंकि ये लोग हिंदू हृदय सम्राट दोनों थे। तो इन्होंने कहा कि भाई पानीपत, वहां क्यों जाते हैं हर बार पानीपत लड़ने, पानीपत दूसरा लड़ने, पानीपत तीसरा क्यों लड़ने हम वहां जाते हैं, उनको आने दो। वो जब आएंगे तो पंजाब हरियाणा पीछे से घेरेगा
और मराठे जो औरतों को लेकर युद्ध लड़ते हैं, उन्होंने कहा मुसलमानों से युद्ध हो रहा है, अफगानी बहुत खराब होते हैं, अगर हमारी औरतों और बच्चों को पकड़ लिया तो जीता हुआ युद्ध हमको सरेंडर करना पड़ेगा। और ये कहा इस बड़ी तोपों से काम नहीं चलेगा, छोटी तोपों। एक ऐतिहासिक वाक्य दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और हमारे दोनों के लिए कहा गया। ये कहा गया बाजीराव पेशवा दूसरे ने कि जमींदार गंवार जमींदार जाट, राजा नहीं कहा, सूरजमल हमें युद्ध लड़ना सिखाएगा और ये भेड़ चलाने वाला मल्हार राव हमको लड़ना। तो जितनी पिटाई मराठों की पानीपत तीसरे में हुई है, इतनी कभी नहीं हुई। मल्हार राव उनका लौटते में जो है यहाँ पर भिंड में नहर में उनकी ये जो युद्ध सूरजमल, महाराज सूरजमल जिसको जमींदार कहा था, अगर ना कहा होता और उसको भेड़ चलाने वाला ना कहा होता तो पानीपत तीसरा युद्ध ही, क्योंकि पहला और दूसरा तो हम लोग हार चुके थे। हम लोग तो आज क्या सुनने को नहीं मिलता है, विभिन्न राजनीतिक दलों में जब बायो डेटा लेके जाते हो तो आज भी सुनने को मिलता है, जिला पंचायती लड़ोगे गड़रिया कितने हैं, आज भी सुनने को मिलता है। ये नहीं मिलता है, आज भी सुनने को मिलता है ये बनने चले आए हैं, विधायक बनने चले आए हैं, MP बनने चले आए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन कल के UPSC का भी हिसाब देना पड़ेगा। कल की UPSC का बताओ, मुजफ्फरनगर में तुम्हारे जिले के लिए दूसरे जिले के तहसीलदार बाल बघेल कितने आए आप बताइए, आप तहसीलदार कितने आए, बताओ जुडिशरी में मुझसे मजिस्ट्रेट कितने आए, तो फिर ये भी करना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए मैं शिक्षा पर अपनी आज बात करना चाहूँगा। महाराज जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक डिग्री कॉलेज की, मैं अपनी राय देता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं सबकी बातों से सहमत हूँ। आप मेरी बात करें, मैं महिला खाली डिग्री कॉलेज के पक्ष में 21वीं शताब्दी में नहीं रहता हूँ। एक डिग्री कॉलेज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेबोरेटरी बने, प्लेग्राउंड आए, लाइब्रेरी आए और आधी आबादी उसमें घुस ना पाए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आप सोचते होंगे कि लड़के लड़कियां पढ़ेंगे तो बिगड़ने के चांस, तो बिगड़ने के लिए तो फिर 100 मीटर दूर करने का खेत बहुत होता है, इसलिए मैं सहमत नहीं होता हूँ इस बात से। मैं कोएट के लिए सहमत होता हूँ कि आधी आबादी को, और मैं खाली बॉयज के लिए भी कभी सहमत नहीं होता हूँ कि आधी आबादी लड़कियों को पढ़ाई से वंचित किया जाए। यहाँ नहीं मिलेंगे तो मुजफ्फरनगर के रेस्टोरेंट में या सिनेमा हॉल में कहीं पर जाकर के मिलेंगे। मोबाइल के युग में आप किसी को मिलने से रोक नहीं सकते। ये मेरा सुझाव है, अहिल्या जी का नाम हो लेकिन वो डिग्री कॉलेज हो, उसमें लड़के भी पढ़ें, उसमें लड़कियां भी पढ़ें, क्योंकि आधी आबादी को हम समानता के अधिकार में शिक्षा से वंचित। दूसरा, मेरे से मीठा मीठा नहीं बोला जाता है। मुजफ्फरनगर 3 या 4 किलोमीटर होगा, सरकार की नॉर्म से सरकारी डिग्री नहीं आएगी। अब आपको करना होगा प्राइवेट, जैसे मैं जब से दिल्ली से चला हूँ, सड़क के बाएं और दाएं तरफ मुझे एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं मिली है, लेकिन मैं फिर नहीं पाया। दिल्ली से लेकर मुजफ्फरनगर तक 2 चीजें मुझे दिखाई पड़ी हैं, या तो अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे ढाबे, अच्छे होटल, अच्छे मैरिज होम या डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय, चाहे वो मेडिकल कॉलेज रहा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज रहा हो, या होटल मैनेजमेंट का या MBA का, BBA का, BCA का, ये मैं देखते हुए आ रहा हूँ। आप भी खोल लीजिए, आप भी खोल लें। सोसाइटी खोलोगे तो 10-12 साल बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं समझता था राजनीति में आने से पहले कि विद्यालय भी विवादित होते हैं, खोलता और कोई है। फिर इसके बाद कमेटी से वो बाहर कर दिया जाता है, दूसरे घुस जाते हैं। ऐसे रोज विवाद कपिल जी के पास भी आते होंगे और संजीव भाई हमारे पास भी आते हैं। मैं तो अपनी लोकसभा में जानता हूँ कि खोलने वाले जिनने धूप में खड़े होकर ईंटों से बनाया था, आज उनके बच्चों को कॉलेज में चपरासी नहीं बनाया जा रहा है। एक सोसाइटी एक्ट है, कोई अध्यक्ष बन जाता है, हमें संजीव को बाहर कर देगा और खुद शामिल हो जाएगा। बोले ये है या नहीं है? और धोखे से किसी राजनीतिक को 10 रुपए का मेंबर बना दिया तो समझ लेना ये कॉलेज तुम्हारे हाथ से उसी दिन जाने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। इसके टेस्ट बनाना। और जो 3 बीघे मुजफ्फरनगर जिला, मैं मेरठ में पुलिस में रहा हूँ, सरगने में ही रहा हूँ, लोकसभा तो एक ही थी जिसमें मेल और डोल पे मर्डर हो जाते हो, वहां पर 3 बीघे जमीन समाज के लिए दे रहे हैं, इनका अभिनंदन करना चाहिए। मेल और डोल पे काटने पर, फावड़े पे काटने पे मैंने तफ्तीशें की है मर्डर, वहाँ 3 बीघे, मुझे लगता है कच्चा बीघा होगा, 800-900 का होगा गज का। तो पाल साहब 2700 गज में सरकार आपको मान्यता नहीं देगी, या तो जमीन बढ़ाओ या ये इसको विड्रॉ कर लो।
तो 2400 गज होगा मेरे ख्याल से। तो 2400 गज में मुझे नहीं लगता है कि डिग्री कॉलेज के लिए मानता। और जब कोई एक संस्था खोलो तो वो संस्था बंद नहीं होनी चाहिए। आज डिग्री कॉलेज खुले, अच्छा इतना चले कि उसमें कल MBA आए, BBA आए, BCA आए, होटल मैनेजमेंट आए, डेंटल आए, इंजीनियरिंग आए, और हो सकता है वो अहिल्या विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए थोड़ी को पढ़ाने अगर मैनेजमेंट ठीक होगा। और दूसरा मैं इस कॉलेज के बारे में या सारे कॉलेजों के बारे में बता दूं, अगर मैं पान खाने का शौकीन हूं, मेरे घर के नीचे अगर पान की दुकान है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, माफ करना, मैं जिंदगी में नहीं खाऊंगा वहां पान। मैं हरी पर्वत में बनारसी वाले का खाऊंगा। मेरे घर के नीचे कोई पेठे की दुकान है तो मैं उससे नहीं खरीदूंगा, मैं पंछी से जाके खरीदूंगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके डिग्री कॉलेज में लोग पढ़ने आएंगे। अगर खुशबू होगी तो दूर तक जाएगी, और बदबू होगी तो माफ करना, बाद में भेड़ें वहां पर रखी जा सकती हैं, पर एडमिशन नहीं कराता है। क्योंकि आज के जमाने में रिक्शा टांगे वाले ने तय कर लिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं अपने बच्चे को अच्छी वाली पढ़ाई। तो आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन करने से जाति के अनुसार तो कोई रोकता नहीं है। तो मैं इस पर आपका ITI है तो क्या उस बघेलों को एडमिशन देते हो? आपका एडमिशन आता है जो उत्तर प्रदेश के लेवल पर एक एग्जाम होती है, उसकी मेरिट पर फटा टेनर कर्नल जो भी होते होंगे वो वही मिलते हैं आपको। तो आपने जब खोला तो क्या बघेलों के लिए खोला था? नहीं। तो माफ करना, एडमिशन के लिए तरसों के क्वालिटी, और क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर शांति निकेतन में एडमिशन के लिए जाते हैं लोग, कैम्ब्रिज में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, हार्वर्ड में जाते हैं लोग। तुम्हारे यहाँ से जून में जाते हैं, तुम्हारे सामने से जून में जाते हैं, देहरादून के दूर में, अजमेर के मेयो कॉलेज में, ग्वालियर के चंदिया में, नैनीताल के शेरपुर में। इसलिए महाराज जी का यह प्रस्ताव मुझे मंजूर है। कपिल जी ने कही दिया है, सबसे अच्छा बलिदान तो संजीव ने किया है कि सांसद निधि ना होते हुए निधि संसाधनों से 20 लाख की बात करती है। अच्छा 25 कर दी है। अच्छा अभी तो मैंने बढ़वाई नहीं है। जब मैं कहूँगा भाग, मैं दूसरी बात कहता हूँ, जब मैंने ब्याह किया था तो दहेज लिया था क्या? नहीं लिया था तो मैं भी मांग लूंगा कुछ। दूसरा ये भाग पहनाने नहीं आते हैं, वो सारा जोड़ लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं कभी सार्वजनिक मंचों से बोली नहीं लगाता हूँ। बहुत विशाल हृदय के संजू वाले हमारा एक और रिश्ता, ये तो रिश्ता है, हम दोनों हुक्का के भी शौकीन है, ये हमारा दूसरा रिश्ता है। अब ज्यादा ओपन बोल नहीं पाएंगे, अब स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन एक दूसरा रिश्ता, जब हम दोनों गायब हो जाए तो समझ लेना हम कहाँ गायब हो जाएगा। वो मेरे पे भी एक बाल समाज का आम कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी आप लेंगे उस जिम्मेदारी को बहन हिंदी करेंगे। और जब ये फाइलों के जाल में उलझेगी तुम्हारी मान्यता तो हम तीनों मिलकर उसको सुलझाने का भी काम करेंगे। उसमें फिर किसी CIOS की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारी चाय भी पी ले मान्यता के सहारे। तो अब मैं शिक्षा पर अगर अनुमति हो तो मैं 20 मिनट बोलना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा की बात हुई है, क्योंकि कल ही UPSC का रिजल्ट आया है। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पठाती, न शोभते हंस मध्य सभा मध्य बको यथा। वो माताएं अपने बच्चों की शत्रु हैं और पिता बैरी हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों की स्थिति वही होती है जो हंस की सभा में बगलों की होती है। तुमने शिक्षा का मतलब केवल रोजगार से समझा है, ये सबसे बड़ी गलती करते हो। विद्या ददात विनम्रता भी देती है। बाबा साहब के 3 शब्द हैं, वो अल्फ्रेड नोबेल के डायनामाइट से भी ज्यादा ताकत है, लेकिन बसपा के मुंह से सुनते सुनते उनका महत्व कम हो गया। शिक्षित बनो, संकित रहो, संघर्ष करो। कभी आपके दिमाग में बात आई है कि बाबा साहब की प्रायोरिटी ये क्यों रही? बाबा साहब को 3 शब्द उछालने थे तो ऐसे भी कह सकते थे, संकित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। वो सीधे आपको संघर्ष में भी झोंक सकते थे, लेकिन क्रम ये क्यों रखा है? उनको पता था जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक संकित नहीं होगा, जब तक संकित नहीं होगा संघर्ष के रास्ते पे नहीं चल सकता है। तो बाबा साहब ने फिर ये भी कहा था कि सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। और ये 6 बार चुनाव जीत के हमने बहुत ताले हम लोगों ने खोले हैं, बस जंग लगे हुए ताले नहीं खुल रहे। और यहाँ अगर होती, मैं संख्या पे कभी बात नहीं करता जो राकेश ने कहा, लेकिन होती बड़ी संख्या तो जंग लगे हुए तालों को भी मार मार हथौड़े खोला जा सकता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। ये लोकतंत्र में धरना रैली प्रदर्शन से ही जंग लगे हुए ताले खुलते हैं। और मुजफ्फरनगर तो उसका आदि है, मुजफ्फरनगर तो उसका आदि है, मैंने टिकट करके मतलब दिखाया। तो
मैं संख्या उनख्या की बात नहीं करना चाहूंगा। तो एक 1947 में संजीव गलती हुई जो हम देहाती भुगत रहे हैं। मैं गांव में कभी एससी बीसी ओबीसी की बात नहीं करता। हम गांव में रहने वाले सभी पिछड़े, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वाल्मीकि हो, क्योंकि हम दोयम दर्जे की शिक्षा ले रहे हैं, हम दोयम दर्जे की चिकित्सा ले रहे हैं, हम दोयम दर्जे का भोजन कर रहे हैं। इसलिए 1947 की गलती आज हम भुगत रहे हैं। नमों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। देश को आजाद कराने वाले जब ऊपर के 10-12 नेताओं को मैं देखता हूं तो ये सारे विदेश पढ़ के आए। महात्मा गांधी कैम्ब्रिज, जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज, मोतीलाल नेहरू बाहर से, सरदार पटेल बाहर से, नेताजी सुभाष चंद्र बाहर से, और ये अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बाहर से, कैलाश नाथ काटजू बाहर से, पट्टाभ सीतारमैया बाहर से, सरोजनी नायडू बाहर से, डॉक्टर लोहिया भी कहना पड़ेगा बाहर था। सर जब देश आजाद हुआ न्यू बॉर्न बेबी तुम्हें मिला तो उस स्तर के कॉलेज थे। अब आधा देश है जिसने स्टैंडर्ड एजुकेशन के 5 कर दिए। जब से वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण हुआ है, आप अपने मोबाइल से ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में एडमिशन ले सकते हो, फीस जमा कर सकते हो। इसलिए नंबर 1 के वो विद्यालय है। मैं और संजीव एक दिन पार्लियामेंट में थे, अपने HRD मंत्री ने क्या कहा था किशन ने, हमारा एक IIT और 6वें नंबर पे आ गया है। सबने ताली बजाई, मैंने नहीं बजाई। मेरे से विशन जी ने बाद में पूछा आप खुश नहीं हुए? मैंने कहा बहुत दुख हुआ है। ये नालंदा का देश है, ये तक्षशिला का देश है, ये विक्रमशिला का देश है। एक समानता है बच्चों की। जिस साल बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जला रहा था, जिसकी लाइब्रेरी उस जमाने में 3 मंजिला थी, जो 3 साल तक धुआं हुआ था, उसी साल ये गोरे फावड़ा लेके ऑक्सफोर्ड की नींव खोद रहे थे। आज वो नंबर 1 पे है, मानना पड़ेगा, लेकिन हम 38वें पे आए हैं। ये थोड़ा मेरा दुख का कारण है। तो ये स्टैंडर्ड, चलो पहला भारत में आ जाते हैं। पहला स्टैंडर्ड देहरादून स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, ग्वालियर का संध्या, नैनीताल का शेरगुज, फिर पीटर्स पैट्रिक, टॉल जार्जिस, जीडीगो इनका DPS मुजफ्फरनगर में होंगे। उसके बाद वो आगरा पब्लिक, होली पब्लिक, सैंट न्यूज आजाद, यहाँ भी इस गाँव में बस आती होगी, नीली लाल टाई लगा के बच्चे जाते होंगे। उसके बाद वाले कौन से हैं? हम दोनों मंत्री से नहीं कहना चाहता हूँ कि 5वें नंबर का कौन है। मुख्यमंत्री ने सुधार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आजकल बायो कुछ हाजिरी मास्टरों की हो रही है, ड्रेस भी बदल दी है, खाकी की जगह रंगीन कर दी है। लेकिन 5वें स्टैंडर्ड में अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो पहले प्रकार के स्टैंडर्ड में बच्चे कभी नहीं आ पाएंगे। इसीलिए कल की सूची में बच्चों का नाम नहीं है। तो आगे बढ़ने का तरीका केवल गुड क्वालिटी एजुकेशन है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, खाली शिक्षा से काम नहीं चलेगा। ये हाई स्कूल, इंटर, यूपी बोर्ड नकल वकल करके जो लोग पास हुए हैं तो फिर रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो खाली क्या पढ़ना है? एक हमारे बच्चे हाई स्कूल इंटर BA MA कर रहे हैं, तो दूसरे बच्चे MBA BBA BCA होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, डिग्री कॉलेज आदि कर रहे हैं। तो थोड़ा उधर आपको जाना पड़ेगा। तो दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दुनिया में एक काम है जिसमें हैसियत मिटा दोगे तो आबाद हो जाओगे, वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर अपने आप को मिटा दो, एक दिन सभी कुछ वापस आ जाएगा। एक ये गलती की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। अगर कॉमन एजुकेशन 47 में हो जाती, समान शिक्षा, अगर उसी साल जब आपने मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, फंडामेंटल राइट दिए, आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए, तो कॉमन एजुकेशन दे देनी चाहिए। अगर कॉमन एजुकेशन दे देते, एक छत के नीचे महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाती और राष्ट्रपति भवन के चपरासी का लड़का और दिल्ली के कमिश्नर का और सिपाही का लड़का, और हम मंत्रियों के बच्चे और संतरियों के बच्चे और नगर सेवक का बच्चा और अधिकारी का बच्चा एक छत के नीचे अगर समान शिक्षा ले रहा होता तो 2-4 कलेक्टर SP के बाप यहाँ पर बाबा बैठे होते। बोले ये गलती हुई है नहीं हुई, लेकिन जब भी आप खुले सवेरा समझो। दूसरी गलती करी गई कि कक्षा 6 में हम जितने ये मंच पे बैठे हैं इन्हें अंग्रेजी पढ़ाई गई। जब 11 साल हमारी उम्र हो गई, और वहीं पर आगरा में वजीरपुरा के पीटर्स पैट्रिक जो 1848 का कॉलेज है, 4 साल के बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे थे। बोलो 6 साल हम देहातियों को पीछा किया गया या नहीं किया गया अंग्रेजी से? मैं अंग्रेजी का पक्ष नहीं हूँ। जब लॉर्ड मेघालय को भगाया था तो अंग्रेजी को भी भगा देते।
फ्रांस, रूस, जापान, चाइना, कोरिया अंग्रेजी का थैंक यू नहीं बोलता है, और विकसित राष्ट्र में हम रानी के गुलाम इस चक्कर में बने रहे, इसलिए हम इसमें पिछड़ने का काम किए। क्या देश की आजादी के साथ अंग्रेजी चली जाती? संजू साइंस स्टूडेंट है, हम आरबीसी नहीं पढ़ते, हम लाल रक्त कल का ही पढ़ते, हम WBC की जगह सफेद रक्त कल का ही पढ़ते, हम टिश्यू को उत्तर पढ़ते, हम किडनी को वृक्क पढ़ते, हम लीवर को एकक पढ़ते, तो हंसता थोड़े कोई। लेकिन आज ये शब्द मत बोलते ना, लाल रक्त कलिकाएं, मजाक उड़ जाएगी। रक्त प्रसंचरण तंत्र अगर बोल दिया ब्लड सर्कुलर सिस्टम को तो मजाक उड़ जाएगी, हम गंवार कहलाएंगे। उस समय भगा देना चाहिए, लेकिन नहीं भगाए। इंडिया आगे बढ़ता गया और भारत पीछे होता गया। तो 6 साल अंग्रेजी से हमको वंचित किया गया, इसलिए हमारा गणित अच्छा था, हमारी भूगोल अच्छी थी, हमारी हिंदी अच्छी थी, और हमारी अंग्रेजी कमजोर थी, क्योंकि हमने 11 साल की उम्र में एक विदेशी भाषा हमको पढ़ाई गई। आप सहमत हैं? अब सुधार के लिए बात करूंगा। दूसरी गलती ये करी गई कि इंटरव्यू समाप्त नहीं किए गए। अगर संजू मेरे से पूछोगे कि आजादी के बाद का केंद्र सरकार का और यूपी की सरकार का सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं भाखड़ा वाकड़ा की बात नहीं करूंगा, मैं PMGSY की बात नहीं करूंगा। वो अच्छे कामों में है, आयुष्मान अच्छे कामों में, 5 किलो गेहूं चावल अच्छे कामों में, किसान सम्मान निधि। लेकिन नंबर 1 पे मैं कहूंगा कि मोदी जी ने और योगी जी ने सभी नॉन गजेटेड नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त कर दिए। ये सबसे अच्छी बात। मैं जब ग्रेजुएट हो गया तो मैंने कहा चलो नौकरी करते हैं। दूसरी तीसरी गलती शिक्षा शास्त्रियों ने करी कि जनरल नॉलेज हमको नहीं पढ़ेगी। कभी थी कोर्स में, प्राइमरी में, मिडिल में, हाई स्कूल में, इंटर में, BA में, वही थी। जब मैं ग्रेजुएट हो गया मैंने कहा नौकरी करता हूँ। एक फॉर्म लिया तो उसमें लिखा था GK का प्रश्न अनिवार्य है, तो खन्ना वर्मा की GK की किताब खरीद के लाई। ऐसी शुरुआत की हम लोगों ने, एब्रीविएशन से शुरुआत हुई। एब्रीविएशन होते हैं A से, अल्फाबेट। तो मेरी पहली सामान्य ज्ञान एक ग्रेजुएट लड़का जो IAS का फॉर्म भर सकता था पढ़ रहा है ऑक्सिलरी एयरफोर्स। अगले दिन में पढ़ रहा हूँ नदी कौन सी लंबी है, पहाड़ कौन सा ऊंचा है, किस देश की मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव क्या है, WHO कहाँ पर, आदि 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 आदि। वो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर RK त्रिवेदी मुझे आज भी याद है, श्यामलाल खट्टर। स्टेशन ने फिर अपने आप याद करा दिया, बाकी हमें याद करना पड़ा। और हमारी किन लोगों से कंपटीशन था, जिनके घर में प्रतियोगिता दर्पण आती थी, भगत बंधुता आती थी, कंपटीशन मास्टर आती थी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती, द हिंदू अखबार आता था। माँ बाप अंग्रेजी बोलते थे, उनके बच्चों के साथ हमने फॉर्म भरा, इसलिए सिलेक्ट नहीं हुए। इसमें हमारी गलती नहीं है, उन शिक्षा शास्त्रियों की गलती है जिन्होंने हम देहाती बच्चों को GK से वंचित रखा और अंग्रेजी से वंचित रखने का काम किया। मैं शिक्षा पर बहुत ज्यादा तब से बोलना शुरू किया हूँ संजीव, जब से इंटरव्यू समाप्त हो गए। तो एक बच्चे ने कहा बहुत देर से अंकल आप इंटरव्यू समाप्त। भारत सरकार ने ग्रुप का A, B, C, D, A में इंटरव्यू होंगे, B में होंगे, B में केवल गेस्टेड के होंगे, B के नॉन गेस्टेड के नहीं होंगे, C और D। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो CRP, BSF, ICBP के दरोगा का इंटरव्यू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में काका है, का में PCS का इंटरव्यू होगा, खा के केवल गेस्टेड का होगा, नॉन गेस्टेड का नहीं होगा। गाँव घा ऐसे नहीं समझ आ रहा है, तुम्हारे कोतवाल का भी इंटरव्यू नहीं होगा, रिटेन होगा केवल, कंप्यूटर कॉपी जाटेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, गोले बनाने होंगे। तो एक ने कहा इंटरव्यू पे बहुत बोल रहे हो, तो मैंने कहा अपने बाप से पूछना अगर हमारी उम्र का होगा। हम लोग हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट को मोमिया में मढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय का चक्कर काटते थे, निकले हुए फार्मों को भरते थे, लिखित परीक्षा भी पास करते थे, लेकिन बाप पे नोट नहीं होते थे, और बरादरी में इतना बड़ा नेता नहीं होता था जो 5वें तल से भेजे जाने वाली सूची में नाम अंकित करा देता। इसलिए हम देहाती लोग बाहर हो जाते थे। इसीलिए टाबा एटा मैनपुरी के सिपाही ज्यादा बनते थे, और तुम 56 इंच वाले यहाँ सड़क पे दौड़ दौड़ के बूढ़े हो गए। 56 इंच वाले मुजफ्फरनगर के तुम्हारी बरादरी के बेचारे बेरोजगार हो गए, और मैनपुरी के सिलेक्ट हो गए, क्योंकि सूची आ गई। ये कहने की मैं ही हिम्मत कर सकता हूँ। अब हमारे प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, इंटरव्यू निकालने के लिए होते थे। लेना है मुजफ्फरनगर की स्पेलिंग बता, नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बता, और चेकोस्लोवाकिया की बता के कौन सी लग जाएगी, वो मंत्री में, OSP में, सेक्रेटरी में, ज्वाइंट सेक्रेटरी में बढ़ जाती है। तो आज यहाँ से क्या सीख के जाना है, सम्मेलन से संदेश जाना है कि हमें अच्छी, ये कॉलेज बनेगा, सब बातें अच्छी हैं, लेकिन
नई मुद्रा अच्छी है तो पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। कॉलेज अगर स्टैंडर्ड का नहीं हुआ, और सुनिएगा, बिल्डिंगों से अगर पढ़ाई हो रही होती तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में पेड़ के नीचे बैठ के राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ने नहीं जाते। अगर बिल्डिंग से पढ़ाई का कुछ भी संबंध होता तो धृतराष्ट्र कहते द्रोणाचार्य, ये हस्तिनापुर के महल में कल से पढ़ाने आप, तेरी कुटिया में मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। अगर बिल्डिंग से पढ़ाई का संबंध होता तो कृष्ण जी संदीपन ऋषि के यहाँ कुटिया में पढ़ने नहीं जाते, उज्जैन फिर मथुरा के राजप्रसादों में पढ़ाई कर सकते थे। आज के युग में बच्चे नाजुक हैं तो थोड़ा एसी लगाना जरूरी है, लेकिन याद रखना कॉलेज की फैकल्टी पे पूरा डिपेंड करता है। कॉलेज की पूरी फैकल्टी, अब पाल अहिल्या जी के नाम पे कॉलेज, और मौसी के लड़का बाबू, और चाचा के लड़का मास्टर, और फलाने चपरासी, तो बहुत जल्दी फिर उसमें भेड़ों को बंद करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, शिक्षा नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने याद मन बनाया है तो मैंने कुछ सावधान करने का काम आपको करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत लंबी बातें दे दी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोकान, आज बारिश जरूर होगी। मेरे जिंदगी का एक रिकॉर्ड है आज तक के इतिहास में कि अहिल्याबाई के कार्यक्रम में गया हूँ तो बारिश जरूर होगी। आज ये मेरा टूट सा रहा था तो मोदी नगर में बारिश हुई है जब मैं आ रहा था, और ये बारिश का कोई समय नहीं है। अमित शाह जी को 15 मई को बुलाया तो घनघोर बरसा हुई, 31 मई को टूडला में शिवप्रकाश जी को बुलाया तो घनघोर बरसा हुई, मैं चौड़ी गया तो घनघोर बरसा हुई। तो बूंदें तो 4 पड़ेगी, और ये बूंदें इसलिए पड़ेगी कि अहिल्याबाई होलकर की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज होगी यहाँ पर, और वो आपसे सोच है। इसलिए अपनी अहिल्याओं के बारे में सोच लो। राजनीति के नक्शे में आज स्वागत होगा पूर्व प्रधानों का। चलो पिडोपन ने फिर भी लाज रख लिए मित्रेश को एक बार विधायक बना के, थोड़ा कह सकते हो आप कि आपका भी ठीक है, लेकिन आगरा में लोकसभा MP, दूसरा सदन राज्यसभा MP, तीसरा सदन विधानसभा MLA, चौथा सदन विधान परिषद प्रताप सिंह, पांचवा सदन जिला पंचायत अध्यक्ष बनी सिंह, छठवां सदन बिलासपुर गुड्डू बघेल, महावीर बघेल, सतीश बघेल, और सातवां सदन नगर पालिका राकेश बघेल, बीना दरगल। 7 सदन होते हैं राजनीति में, 7 पर हमारा कब्जा है, 7 पर राष्ट्रपति थी, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष थी, विधायक थी, विधान परिषद थी, लोकसभा थी, राज्यसभा थी, और एक भूल गया, योगी की सरकार में भी मंत्री और मोदी जी की सरकार में भी मंत्री। तो हमारी कॉपी तो हम कटवाने आए हैं। हाँ, कोटा नहीं, वो खुद कुआं खोदा है और वहाँ खुद पानी पिया है। तुम्हारा हिस्सा नहीं मारा, तुम्हारा मंडल अलग है, तुम्हारी कमिश्नरी अलग है, तुम्हारी उड़द की दाल अलग है, तुम्हारी भाषा अलग है। हमने कोटा किसी का नहीं मारा है, अपने लिए कोटा पैदा कर दिया है वहां पर मजबूर कर। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधायक प्रमुख, नगर पालिका, सब पर। और परिवारवाद का अगर नियम नहीं होता तो तुम्हारी भांजी आगरा की मेयर होती। अगर ये परिवारवाद का नियम नहीं होता तो वो प्रथम महिला होती। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2-3 हजार, हम तो 5 करोड़ वाले हैं, 5 करोड़ वाले हम लोग। कितने करोड़ वाले? 2000 करोड़ वाली बैंक पर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए सतपाल सिंह पाल है, ठीक है। लेकिन संजीव, जितनी संख्या है उसके अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति जरूर करें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। और मैं आगे चलने वाली भेड़ हूँ, वादा करता हूँ कि अब घास वास नहीं खिलाऊंगा, अब सचिवालयों की भलाई तुमको खिलाऊंगा। और हमारा स्वभाव है, हम जहाँ जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ इकट्ठे जाते हैं, कुएं में भी गिरते हैं तो इकट्ठे गिरते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अहिल्याबाई जी के चरणों में प्रार्थना कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर माता रानी आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।
राम राम जी, ठीक ठाक रहिए। सब दो समझ में आया कि नेता मंत्री में क्या फर्क है। मंत्री को फोन नहीं करना पड़ता।